गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? बढ़िया, चलिए ठीक है। कल हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे, ज्यादा नहीं था, 13-14 क्वेश्चन था। तो कल हम लोग लेखपाल के क्वेश्चन देख रहे थे। अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि 2-3 दिन पहले यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, जिसमें हम लोगों के द्वारा दिए गए वीडियो, दिए गए मैटर काफी लोगों ने पसंद किया था और उसमें से काफी क्वेश्चन आए भी थे। अच्छी बात है, आप लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। तो हम लोग फर्दर जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले, जैसे लेखपाल है, एसएससी जीडी है, कांस्टेबल है, या वनडे से संबंधित जितने भी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग मैटर आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोग लेखपाल के लिए अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं। कल हम लोगों ने लेखपाल के लिए 12-13 क्वेश्चन देखा था। आज भी हम लोग एक सेट देख रहे हैं। कल एक सेट हो गया था, आज दूसरा सेट हम लोग देखने जा रहे हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए हम लोग लेखपाल के लिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कथक किस प्रकार का नृत्य है। क्वेश्चन है हमारे सामने कि कथक किस प्रकार का नृत्य है। इसके लिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है, ए है नृत्य नाटिका, बी है शास्त्रीय नृत्य, सी है लोक नृत्य और डी है पेंटिंग नृत्य। तो इसका सही उत्तर जो है, एग्जैक्ट आंसर है शास्त्रीय नृत्य, मतलब बी। कथक किस तरह का नृत्य है, किस प्रकार का नृत्य है, डांस है, वो है शास्त्रीय नृत्य, मतलब क्लासिकल डांस है। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। क्या है? शैली है, जिसे विशेष रूप से उत्तर भारत में विकसित किया गया है। इसका मतलब कि कथक जो है उत्तर भारत में इसे विकसित किया गया है। यह नृत्य कहानी कहने पर आधारित है, अर्थात यह जो नृत्य है कुछ ऐसा नृत्य किया जाता है, इसमें ऐसा डांस किया जाता है जिसमें लगता है कोई एक कथावाचक या कोई एक कहानी कह रहा है, कोई स्टोरी बता रहा है, उसी हिसाब से इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान के, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय व्यवस्था के बारे में प्रावधान है या बताया गया है। संघीय व्यवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास भाग ए, बी है भाग 2, सी है भाग 3 और डी है भाग 4। ये पॉलिटी का प्रश्न है। हम लोग जो सेट बनाया वो मिसलेनियस है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक ही पॉलिटी का तो 12 या 15 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे, या फिर हिस्ट्री का तो हिस्ट्री का रहेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का रहेगा, ऐसा नहीं। पढ़ाई का ट्रेंड ही होना चाहिए कि सब कुछ दिमाग रिकॉल कर सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मिसलेनियस क्वेश्चन, उसमें हिंदी भी हो, उसमें आर्ट एंड कल्चर भी हो, उसमें ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सभी कुछ हो, तो उससे पढ़ने का आपका स्टाइल थोड़ा बदल जाएगा। इसी क्रम में यह क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय व्यवस्था के बारे में प्रावधान है। तो इसका उत्तर है भाग 1, अर्थात ऑप्शन ए है। आते एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान मतलब भाग 1 भारतीय संविधान का वह भाग है जिसमें संघीय व्यवस्था की स्थापना और राज्यों तथा केंद्र सरकार के अधिकारों की व्यवस्था दी गई है। पहली बात तो क्या है, जिसमें संघीय व्यवस्था हो, ठीक है, सेंट्रल फेडरेशन की बात की गई है। दूसरा राज्यों और केंद्र सरकार, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच जो आपसी संबंध है, आपसी बंटवारा है, आपसी कार्य प्रणाली है, उसके बारे में भी ये बात दी गई है। मतलब राज्यों का क्या अधिकार है, स्टेट जो गवर्नमेंट है उसके क्या क्या राइट्स हैं, कैसे काम करती हो, किस तरह से वो सेंट्रल से जुड़ी हुई हो, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या राइट्स हैं, वो अधिकार कितना अपने राज्यों पे जमा सकती है, कितने अपने राज्यों को स्वतंत्र कर सकती है, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। इसमें भारत का नाम, क्षेत्र और राज्यों का अधिकार वर्णित है। और भाग 1 में ही ये बात बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया, इसका नाम बताया गया है, उसका क्षेत्र बताया गया है कि वो क्षेत्र कहां से कहां तक है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक, और उसके अधिकार मतलब भारत के जो राज्य हैं उसके कौन कौन से अधिकार है, इसका वर्णन भी कहां किया गया, भाग 1 में किया गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन बताएगा इसे, अगले क्वेश्चन को कौन बताएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत का तलवाड़ा जलवायु किसे कहा जाता है? भारत का तलवाड़ा जलवायु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ग्रीष्म जलवायु को, मानसून जलवायु को, उष्ण कटिबंधीय जलवायु को, और डी है मरुस्थलीय जलवायु को। तो आपका सही उत्तर है इसमें मानसून जलवायु को। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं, इसका एक्सपेंशन देखते हैं। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में मानसून जलवायु पाई जाती है। आप ज्यादातर भारत के एरिया को देखें, पूरे भारत में, तो ज्यादातर हिस्से में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जिसमें ग्रीष्म काल में गर्मी होती है। अभी आप शुरू भी हो गया है ग्रीष्म काल, गर्मी का सीजन शुरू हो गया है, और मानसून के दौरान वर्षा होती है। अभी 2 महीने बाद जून जुलाई में आप देखेंगे बारिश भी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की जलवायु भारत के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है, जैसे कि पूर्वी और पश्चिमी तट पे भी ये जलवायु पाई जाती है। मतलब कोस्टल एरिया में भी आप देखें तो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में भी तटों पे ये जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसमें इसको भी कौन बताएगा? कोई है जो बताए भाई से? वायरस क्या होते हैं? वायरस क्या होते हैं? ऑप्शन है सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन बी है जैविक अणु, ऑप्शन सी है सूक्ष्म अणु, और ऑप्शन डी है सूक्ष्म कवक। सूक्ष्म कवक मतलब माइक्रो फंगस है, या फिर अणु है, या जीवाणु है। तो इसका सही उत्तर है जैविक अणु। जैविक अणु, इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, वायरस एक प्रकार का जैविक अणु है जो किसी भी जीव के अंदर संक्रमण करता है, मतलब हमें प्रभावित करता है। कोई भी जीव जो लिविंग थिंग्स है उसके अंदर ये अणु चला जाए तो ये क्या करता है? संक्रमण कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, उसमें इन्फेक्टेड कर देता है, और उसके कोशिकाओं को संक्रमित करता है। वायरस अपने अस्तित्व के लिए जीवित कोशिकाओं पर निर्भर होते हैं। इनकी संरचना डीएनए या आरएनए पर आधारित होती है। ये पूछ सकता है कि ये जो वायरस है, जैविक अणु है, इनकी संरचना किस पे निर्भर करती है? अर्थात डीएनए और आरएनए पर निर्भर करती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? अगला क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पेटिशन का पहला रूप किसे अपनाया? मतलब किसने अपनाया? पिटीशन, जो पिटीशन डाला जाता है, जो याचिका दायर की जाती है, याचिका जो दायर की जाती है कोर्ट में, उसी को बोलते हैं पिटीशन। तो ये पिटीशन का पहला रूप किसने अपनाया था, किसने दायर किया था? तो ऑप्शन क्या आपके पास? बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी लाला लाजपत राय, और डी दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर है इसका दादा भाई नौरोजी। पहला पिटीशन भारत में किसने जारी किया था, किसने दायर किया था याचिका? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले पिटीशन अनुरोध पत्र के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। मतलब ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ पहली बार पिटीशन किसने जारी किया था? दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने अपने प्रसिद्ध पिटीशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये इस नाम से जारी किए थे, पिटीशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए भारत में गरीबी और शोषण के बारे में बताया था। जैसे हम लोग अभी याचिका कोई दायर कर देते हैं, मान लीजिए अभी समस्या है, वर्तमान सबसे ज्वलन समस्या है एलपीजी की। अब सपोज करिए एलपीजी भी क्या है? हमारे मूलभूत आवश्यकता है, जीवन जीने के अधिकार में आता है। भाई हमें गैस नहीं मिलेगा तो हम खाना नहीं बना पाएंगे, जब खाना नहीं बना पाएंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, और जब खाना नहीं खा पाएंगे तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। हमने कनेक्शन ले रखा है, सरकार का ये दायित्व है कि अगर हम गैस बुक करते हैं तो गैस हमें टाइम पे मिलना चाहिए। 1-2 दिन लेट होना अलग बात है, वरना हमें टाइम पे गैस मिलनी चाहिए। जैसे सरकार ने ये निर्देश जारी किया है कि यदि आप गैस कनेक्शन आपके पास है, आप उसे बुक करते हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपके पास गैस अवेलेबल हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी। ये होगर की जिम्मेवारी है, ये कंपनी एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपके पास हो 2.5 दिन के अंदर गैस देगा। ठीक है, हम 2.5 दिन क्या करेंगे? वेट करेंगे, 3 दिन वेट कर लेंगे। लेकिन यदि उसके बाद भी गैस नहीं मिलता है तो हम ये पिटीशन जारी कर सकते हैं कि भैया हमारा शोषण हो रहा है, हमें गैस नहीं मिल रहा है, हम खाना नहीं बना पा रहे हैं, हमारे जीविका नहीं चल पा रही है। तो उसी तरह ब्रिटिशर्स के खिलाफ दादा भाई नौरोजी ने पिटीशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट में गरीबी और शोषण के बारे में एक पिटीशन जारी किया था कि भारतीयों का क्या है, भारत गरीब देश है, भारत का और शोषण भी किया जा रहा है,
एक तो पहले से हम गरीब है, ऊपर से हमारे संसाधनों पर अधिकार करके और हमारा शोषण किया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोई डाउट? अच्छी बात है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पढ़िए, कौन पढ़ेगा? अगला क्वेश्चन, भारत में काली मृदा का प्रमुख क्षेत्र कहां है? काली मृदा, ब्लैक सॉइल, भारत में काली मृदा का प्रमुख क्षेत्र कहां है? ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो सही उत्तर है तमिलनाडु में। मतलब भारत में जो काली मृदा सबसे अधिक पाई जाती है वो तमिलनाडु में। भारत में काली मृदा ब्लैक सॉइल का प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। काली मृदा मिट्टी उर्वर होती है। काली मृदा जो होती है ना, उसकी मिट्टी उर्वर होती है और यह मुख्यतः कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मृदा को ही कपासी मृदा भी बोलते हैं। काली मृदा को ही कपासी मृदा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काली मृदा में कपास की खेती सर्वाधिक होती है और ये ज्यादातर तमिलनाडु और महाराष्ट्र वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में जो राज्यसभा है उसकी सीटों की संख्या कितनी दी गई है? ऑप्शन है 250, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 220 और डी ऑप्शन है 300। तो सही उत्तर है 250, मतलब ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 250। भारतीय संविधान के तहत राज्यसभा में 250 सीट होती, पहले से 250 सीट दी गई है। इसमें से 233 सीट सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं और 17 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आप जानते हैं कि कुछ सीटों के राज्यसभा के कुछ सीटों पे राष्ट्रपति अपने अधिकार के माध्यम से क्या करता है? उनको मनोनीत करता है। तो 233 यहां और 17 यहां, टोटल सीटें 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस है, हालांकि टफ नहीं है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? ना हर चीज का एक रासायनिक प्रतीक होता है, तो उसमें ऑक्सीजन का, जैसे नाइट्रोजन का भी होता है, हाइड्रोजन का भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, मीथेन का होता है, क्लोरीन का होता है, आर्गन का होता है, सभी चीजों उसी तरह ऑक्सीजन का। तो ऑप्शन है O, O2, O3, O4। सही उत्तर है O2। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक O2 है क्योंकि यह गैस के दो अणुओं के साथ जुड़ी होती है। यह जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह श्वसन के लिए आवश्यक है। O प्लस O मिलके क्या बनता है? O2। तो ऑक्सीजन के दो अणु मिलके O2 बनाते हैं, इसीलिए इसको कहा गया कि गैस के दो अणुओं के साथ जुड़ी होती है, तो इसका नाम O2 पड़ा। यह हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम बहुत समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए कहा था कि पेड़ पौधे लगाया करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन। रामायण के लेखक कौन थे? वेद व्यास, बाणभट्ट, वाल्मीकि और कालिदास। तो इसमें हमें लगा आप लोगों को पता होना चाहिए कि रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। दो महाकाव्य रामायण और महाभारत, जिसे अगर महाभारत को आप देखें तो वेद व्यास ने उनकी रचना की थी और वाल्मीकि जी किसका किए थे? रामायण की। तो रामायण एक प्राचीन महाकाव्य है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। यह भगवान श्री राम के जीवन और उनके संघर्षों की कथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोकसभा से, पार्लियामेंट। क्वेश्चन यह है कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसे आप सांसद बनना चाहते हैं, तो आपका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी चीज का एक न्यूनतम और अधिकतम आयु है। जैसे हम लोग मान लीजिए लेखपाल का भर्ती है उसके लिए या एसआई के लिए तो 21 साल है। उसी तरह लोकसभा में क्या है? एक न्यूनतम आयु रखी गई है। लेकिन कंपटीशन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो एक मैक्सिमम आयु भी है, लेकिन
पॉलिटिक्स में कोई मैक्सिमम आयु नहीं है, आप कभी तक अपना चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसमें क्या है, लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। सही उत्तर है 25 वर्ष। मतलब लोकसभा का चुनाव आप 25 वर्ष में लड़ सकते हैं या 25 वर्ष के ऊपर हो, उसके नीचे के आदमी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति नहीं है। लोकसभा चुनाव में सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यह नियम भारतीय संविधान के तहत है। इसको किसने बनाया है? भारतीय संविधान में यह वर्णित है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से अपने मन से बना दिया। अगला क्वेश्चन, ठीक है। भारत के सर्वाधिक, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा और सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? तो ऑप्शन है झूला जलप्रपात, कंचनजंगा जलप्रपात, नायग्रा जलप्रपात, औंसी जलप्रपात। तो सही उत्तर है इसका कंचनजंगा जलप्रपात। ठीक है, कंचनजंगा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह कहाँ है? सिक्किम में है और अपनी विशेष ऊंचाई के कारण पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो सबसे ऊंचा है, दूसरा कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है? तो यह सिक्किम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वातावरण में सबसे अधिक गैस की उपस्थिति है, मतलब किस गैस की उपस्थिति सबसे अधिक है? अगर पृथ्वी का एनवायरनमेंट देखें, वातावरण देखें, तो यहाँ पे कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन, अर्थात बी। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, जो ऑक्सीजन से अधिक है। यह गैस वातावरण में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है और जीवन के लिए आवश्यक नहीं होती है, परंतु यह जलवायु में स्थिरता बनाए रखती है। अगर नाइट्रोजन की हम बात करें तो डायरेक्टली हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जीवन बनाए रखने के लिए, ये पृथ्वी पर संचालन होने के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी। जैसे कि इसे आग लगने में बुझाते हैं हम लोग, अगर ये न रहे तो आग न लगे या बुझा न पाए, तो इस तरह की चीजों के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है। लेकिन ऑक्सीजन की तरह डायरेक्टली ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बस आज इतना ही। ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन का सेट है हमारे पास। तो ये सेट आज दूसरा सेट है, इस सेट को भी हम लोग देख लिए हैं, कल एक पहला सेट देखे थे, और धीरे फर्दर डेली आपके पास एक या दो सेट आपके पास पहुंचते रहेंगे लेखपाल के लिए। तो जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, उस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग नंबर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप लोग ऑफ और ऑनलाइन दोनों लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए सेट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे, नमस्ते।